सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के पाठ को पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी और बहुत ही रोचक कविता आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। जंक फूड दुश्मन है बच्चों, सेहत नहीं खराब करो। जंक फूड दुश्मन है बच्चों, सेहत नहीं खराब करो। गड़बड़ झाला झटपट भोजन, बचपन ना बर्बाद करो। गड़बड़ झाला झटपट भोजन, बचपन ना बर्बाद करो। बर्गर पिज्जा चिप्स कुरकुरे, केक पेस्ट्री पाव बड़ा। बर्गर पिज्जा चिप्स कुरकुरे, केक पेस्ट्री पाव बड़ा। खाने में तो लगे टेस्टी, पर करते नुकसान बड़ा। खाने में तो लगे टेस्टी, पर करते नुकसान बड़ा। ये अपना भोजन ना बच्चों, ये अपना भोजन ना बच्चों, ये ना भोजन शैली है। वजन बढ़ाने की बीमारी इससे ही तो फैली है। वजन बढ़ाने की बीमारी इससे ही तो फैली है। अपना भोजन सबसे अच्छा, अपना भोजन सबसे अच्छा, भूल न जाना याद रखो। अपना भोजन सबसे अच्छा, भूल न जाना याद रखो। गड़बड़ झाला झटपट भोजन, बचपन ना बर्बाद करो। गड़बड़ झाला झटपट भोजन, बचपन ना बर्बाद करो। तो बच्चों, आज की कविता ये आपको आशा है बहुत पसंद आई होगी और आज का जो हमारा पाठ है वो इसी से संबंधित है, ये आप समझ चुके होंगे। तो आज का हमारा पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 22 जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। यह पाठ श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित एक निबंध है। तो आइए पाठ को शुरू करने से पहले हम जानें कि निबंध क्या होता है। तो आइए अब जानते हैं कि निबंध क्या होता है और इसकी रचना हम कैसे करते हैं। तो देखिए, निबंध जो है किसी विषय पर लिखी हुई क्रमबद्ध रचना होती है। निबंध का प्रारंभ आधुनिक काल में भारतेंदु और उनके सहयोगियों के समय से माना जाता है। निबंध किसी भी विषय पर लिखी गई क्रमबद्ध सुगठित रचना को हम कहते हैं। देखिए, निबंध गद्य साहित्य की एक विधा है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, निधन बंध, जिसका अर्थ होता है क्रमबद्ध रूप से लिखी गई या सुगठित कोई रचना। निबंध की शक्ति होती है उसकी अच्छी भाषा। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। इसमें लेखक अपने सारे विचारों का समावेश करता है। निबंध के मुख्य रूप से 4 अंग माने गए हैं। पहला शीर्षक, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा विस्तार और चौथा उपसंहार। पहला शीर्षक। निबंध का शीर्षक इतना आकर्षक, इतना प्रभावी होना चाहिए कि पाठक को पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो जाए। दूसरा है प्रस्तावना। यह बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और यह बहुत ही रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, जो लेखक के अंदर पढ़ने की उत्सुकता पैदा करे। यह 4-5 लाइनों की होनी चाहिए और इसमें विषय वस्तु की स्पष्ट झलक होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है हमारा विस्तार। यह निबंध का प्रमुख भाग होता है। इसमें निबंध का सारा विस्तार, सारे बिंदुओं में को एक एक करके लेखक विस्तार से क्रमबद्ध रूप में समायोजित करते हैं। इसमें सभी विचारों, तथ्यों और उदाहरणों को अनुच्छेद के रूप में लिखा जाता है और ये सभी अनुच्छेद आपस में क्रमबद्ध रूप से लगे होते हैं। सबसे अंत में हमारा आता है उपसंहार। उपसंहार यानी निबंध का समापन। इसमें लेखक अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। यह पूरे निबंध का एक तरह से निष्कर्ष होता है और इसका समापन किसी कविता या सूक्ति के साथ करने से यह बहुत ही आकर्षक हो जाता है। तो आशा है आपको निबंध की रचना या निबंध के अंग के बारे में स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए हम इस पाठ के रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल जी के बारे में जानते हैं। प्रयाग शुक्ल जी का जन्म 28 मई सन 1940 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कला समीक्षक, अनुवादक एवं कहानीकार हैं। इन्हें साहित्य अकादमी का अनुवादक पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान और द्विजदेव सम्मान से अलंकृत भी किया गया है। आइए अब पाठ को पढ़ने से पहले कठिन शब्दों को भी जानें, जिससे कि हमारा पाठ हमें आसानी से
समझ में आ जाए तो सबसे पहला शब्द है संस्कृति। संस्कृति का अर्थ है बच्चों आचरणगत परंपरा, यह सदियों से चली आ रही हमारी कोई रीति रिवाज। दूसरा शब्द है हमारा ढोकला गठिया। तो ढोकला गठिया बेसन से बने हुए नमकीन भोज्य पदार्थ होते हैं जो गुजरात प्रांत में मुख्य रूप से खाए जाते हैं और बनाए जाते हैं। तीसरा है गुणवत्ता। गुणवत्ता का अर्थ है विशेषता, विशिष्टता या उसकी क्वालिटी। फुर्सत, फुर्सत शब्द का अर्थ है अवकाश या खाली समय। अगला है दुःसाध्य। दुःसाध्य का अर्थ होता है दुष्कर या कठिन। इसके बाद आता है निखालिस। निखालिस शब्द का अर्थ है बिना मिलावट का या शुद्ध। तबादला। तबादला शब्द का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या स्थानांतरण। इसके बाद पुनरुद्धार। पुनरुद्धार शब्द पुनः धन उद्धार से मिलकर बना है, यानी किसी चीज को दोबारा बनाना या उसमें सुधार करना, तो फिर से ठीक करना। दुर्गति। दुर्गति शब्द का अर्थ है दुर्दशा या बुरा हाल। आधुनिकता। आधुनिकता शब्द का अर्थ है आधुनिक होने का भाव। और सबसे अंत में वंचित शब्द। वंचित का अर्थ है रहित या उसके बिना या विमुख। अब आइए कठिन शब्दों के अर्थ हमने जान लिए, अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। इस पाठ में लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि खान पान की जो संस्कृति हमारी पहले थी और जो आज है उसमें बहुत बदलाव आ चुका है। बच्चों, आजादी से पहले कहा जाए कि जब हम किसी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते थे, किसी एक शहर से दूसरे शहर में पढ़ाई के चलते, नौकरी के चलते, उद्योग धंधों के चलते जब हम जाते थे तो वहाँ के बोलचाल, रीति रिवाज, रहन सहन के साथ साथ वहाँ के खान पान की समस्याओं से भी हमें जूझना पड़ता था। हमें अपने यहाँ का खान पान वहाँ नहीं मिल पाता था। लेकिन इधर आज़ादी के बाद कुछ वर्षों से इस खान पान की संस्कृति में बहुत बड़े बदलाव को देखा जा रहा है। इसी चीज को लेखक ने इस पाठ में बताने का प्रयास किया है। तो चलिए अब हम पाठ के सारांश की तरफ चलते हैं। लेखक बताते हैं कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज हम उत्तर भारत से यदि दक्षिण भारत जाते हैं तो वहाँ पर वहाँ के इडली सांभर, डोसा, रसम के साथ साथ हमारे उत्तर भारतीय व्यंजन यानी पूड़ी सब्जी, चावल दाल, रोटी, साग, ये सब भी हमें आसानी से मिल जाते हैं। और इसी तरह यदि कोई दक्षिण भारतीय व्यक्ति उत्तर भारत की तरफ आता है तो उसे वहाँ के पूड़ी, साग, रोटी, सब्जी, चावल, दाल के साथ साथ उसका अपना व्यंजन यानी कि इडली, सांभर, डोसा, रसम, उत्तपम, ये सभी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आगे लेखक कहते हैं कि गुजराती ढोकला गठिया हो या बंगाल की मिठाइयाँ हो, अब ऐसा नहीं कि उन्हें खाने के लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा। अब ये हमें आसानी से अपने शहरों में भी मिल जाती हैं, लेकिन पहले की तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से यदि सबसे अधिक कोई प्रभावित हुआ है तो वो है हमारी युवा पीढ़ी। आज की युवा पीढ़ी खान पान की नए व्यंजनों को, देशी विदेशी व्यंजनों को तो बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं, जो हमारे पारंपरिक व्यंजन हैं, उनके बारे में बहुत कम जानती है। साथ ही लेखक कहते हैं कि मुंबई की पाव भाजी हो या दिल्ली के छोले कुलचे, इनकी दुनिया पहले की तुलना में तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो स्थानीय भोजन है जैसे पूरी, कचौरी, जलेबी, ये इन सब की दुनिया पहले की तुलना में काफी छोटी हो गई है। इसके साथ आगे हम चलते हैं। लेखक बताते हैं कि मथुरा के पेड़े हो या आगरे का पेठा, इन सभी व्यंजनों की गुणवत्ता में फर्क आया है। जो भी हमारे स्थानीय व्यंजन थे उनका प्रभाव, उनका महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है और उसका स्थान विदेशी व्यंजनों ले लिया है। हमारे गली मोहल्लों में पहले पूरी, सब्जी, जलेबी, समोसे, इन सब के ठेले, इन सब की दुकानें बहुतायत होती थीं, लेकिन अब उनकी जगह बर्गर ने ले लिया, मोमोज ने ले लिया, चाउमीन ने ले लिया। इसी प्रकार लेखक कहते हैं कि पहले जो स्थानीय भोजन बनते थे उनमें मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से व्यंजन तैयार किए जाते थे। उसको बनाने में बहुत समय लगता था। अब गृहिणियां या कामकाजी महिलाएं
के लिए खरबूजे से बीज निकालना, उन्हें सुखाना, छीलना और उनसे नए नए पकवान या व्यंजन बनाना बहुत ही दुस्साध्य या बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरी के चलते तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, महिलाएं घर से बाहर अब कामकाज के लिए निकल गई हैं, उनके पास समय का अभाव होता है, इसलिए वो स्थानीय व्यंजन को तैयार करने में या ऐसे व्यंजन जिनको बनाने में लंबी प्रक्रिया होती है या बनाना जटिल होता है, उसको बनाने में कठिनाई महसूस करती हैं। खान पान की बदलती तस्वीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने से जो नई संस्कृति विकसित हुई है, उसी का नाम है खान पान की मिश्रित शैली। देखिए, इस दृष्टि से हम देखते हैं तो खान पान की नई संस्कृति में हमें एक राष्ट्रीय एकता का बीज भी मिलता है, यानी कि हम एक दूसरे की संस्कृति से जुड़ते हैं, एक दूसरे के खान पान को साझा करते हैं, और ये लेखक कहते हैं कि ये बीज तभी पुष्पित, पल्लवित या विकसित हो सकता है जब हम खान पान के साथ उनके रीति रिवाज, उनकी बोली बानी, उनके रहन सहन को भी एक दूसरे के साथ साझा करें। शहरों में आप देखिए, एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते हैं और बच्चों के स्कूलों में टिफिन खुलते हैं तो उसमें अलग अलग प्रांतों के भोजन की खुशबू आती है। इसी के साथ लेखक इस बात से चिंतित हैं कि इस मिश्रित संस्कृति के आ जाने से हमारी पारंपरिक शैली, हमारे स्थानीय भोजन की महत्व में, उसकी गुणवत्ता में, उसके प्रचार प्रसार में बहुत कमी आई है। लेखक कहते हैं कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार बहुत जरूरी है। अगर हमने इसको तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमारी संस्कृति को मिटते या खत्म होते देर नहीं लगेगी। स्थानीय भोजन जो थे, जो हमारे गली मोहल्लों में आम तौर पर पाए जाते थे, अब उन्हें एथनिक कहलाने का चलन बढ़ा है और अब ये 5 सितारा होटलों में ही पाए जाते हैं। इन्हें खाने के लिए हमें 5 सितारा होटल की शरण लेनी पड़ती है, जो कि बहुत ही महंगे होते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार वहां तक अपनी पहुंच भी नहीं बना पाता है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो खाद्य पदार्थ, जो व्यंजन, जो पकवान आसानी से हर दुकान पर उपलब्ध हो जाते थे, अब उन्हें ढूंढने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लेखक कहते हैं कि यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित या आधुनिक कहलाने के शौक में, आधुनिक कहलाने के चलन में उनको हमने खो दिया है, और कई ऐसे विदेशी व्यंजनों को, खान पान को अपना लिया है जो कि हमारे स्वास्थ्य, सरसता की दृष्टि से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जैसे कि हम अब मोमोज, बर्गर, चाउमीन, जो कि पहले कभी किसी के घर बना करती थी, ब्रेड जो कि साहबी ठिकानों तक ही सीमित थी, बड़े बड़े घरों में ही पाई जाती थी, अब हर घर में ये तली भुनी और सेकी जाने लगी है। तो बच्चों, आज आपने पाठ को, सारांश को पढ़ा। अब हम जानते हैं भोजन की तीनों शैलियों के बारे में, यानी कि पारंपरिक शैली, मिश्रित शैली और आधुनिक शैली। तो सबसे पहले हम जानते हैं पारंपरिक शैली के बारे में। देखिए, पारंपरिक शैली जो थी, यानी कि आज जिस तरह का हम भोजन करते हैं, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी उस तरह का भोजन नहीं करते थे। वो जिस भोजन को करते थे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा था, लेकिन हमने आधुनिक कहलाने के चलते उस भोजन को छोड़ दिया है, और उस भोजन को में समय, मौसम और ऋतुओं के अनुसार वो भोजन तैयार किए जाते थे। व्यंजन और पकवान बनने में उनको समय थोड़ा अधिक लगता था, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छे थे। पारंपरिक भोजन बनाने में थोड़ा खर्च लगता है। यदि मान लीजिए कि हम गाजर का हलवा ही तैयार करते हैं तो बिना मेवे और बिना खोए के तो उसमें मजा नहीं आएगा। इसलिए लोगों ने पारंपरिक भोजन को धीरे धीरे अपनाने से कम कर दिया, अपनाना कम कर दिया। अगला है कि पारंपरिक भोजन बनाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी। अब स्थानीय व्यंजन इसी वजह से बाजार से धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। आगे हम जानते हैं खान पान की मिश्रित शैली। मिश्रित शैली, जैसा कि आपने जाना कि आजादी के बाद हम नौकरी के चलते, उद्योग धंधों के चलते जब एक शहर से दूसरे शहर में गए तो हमने अपने भोजन के साथ साथ वहाँ के स्थानीय भोजन को भी अपने खान पान में शामिल कर लिया, और यही शैली हमारी मिश्रित शैली कहलाई। चूंकि मिश्रित शैली में खाने के विविध प्रकार के व्यंजन एक साथ होते हैं, इसलिए लोगों को इसको खाने में बहुत स्वाद आता है, और हम एक स्वाद से बोर भी नहीं होते हैं। हमें अपने भोजन के साथ साथ
दूसरे भोजन को भी चखने का मौका मिलता है। तो इसलिए यह शैली काफी प्रचलित हुई और ये आज हमारे चलन में है। तो आगे लेखक कहते हैं कि इस मिश्रित संस्कृति से के सकारात्मक पक्ष यही है कि हमें एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के खान पान को सीखने का, जानने का मौका मिलता है। हम इस संस्कृति को वहाँ के और चीज़ों से यानी कि वेशभूषा से, रहन सहन से, संस्कृति से भी साझा करके इस राष्ट्रीय एकता के बीज को पुष्पित पल्लवित हम कर सकते हैं। कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले भोजन की विधियां आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए महिलाएं आधुनिक भोजन या मिश्रित भोजन को अधिक पसंद करती हैं। आइए अब हम मिश्रित शैली के फायदे और कमियों के बारे में जानते हैं। मिश्रित शैली, इस व्यंजन को लोग अधिक पसंद से खाते हैं क्योंकि इसमें लोग अपने स्वाद के अनुसार, उनके सामने विविध प्रकार के व्यंजन होते हैं और वो अपने स्वाद के अनुसार उसमें से भोजन करते हैं। इसे बनाना आसान होता है, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पारंपरिक भोजन की अपेक्षा इन्हें बनाना बहुत सरल होता है, इसलिए कामकाजी महिलाएं इसे बनाना अधिक पसंद करती हैं। इससे अलग अलग तरह के स्वाद एक साथ हम ले सकते हैं, इसलिए यह मिश्रित शैली अधिक प्रचलित हुई। लेकिन इसके नुकसान यह है कि इससे हमारा जो स्थानीय भोजन था, जो हमारी अपनी संस्कृति है, वो धीरे धीरे धूमिल हो रही है, उसका महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि वो हमारी सेहत, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद थी, बहुत ही अनुकूल थी। स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता कम होने से जब आप स्थानीय व्यंजन को खाएंगे नहीं तो उसकी गुणवत्ता में भी कमी आएगी, क्योंकि लोग उसको बनाना पसंद नहीं करेंगे। जब हम अपने स्थानीय भोजन को बनाते नहीं हैं, मार्केट में वो बिकता नहीं है, तो उसके बनाने में कमी आती है, और जब बनाने में कमी आएगी तो स्वाभाविक है कि उसकी गुणवत्ता में भी कमी आएगी। अब आशा है आप ये काफी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मिश्रित शैली के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। तो आइए एक झलक देखते हैं मिश्रित शैली की। देखिए, इस चित्र में आप देखेंगे कि पूरी कचौड़ी के साथ ही दही बड़े हैं, जलेबियां हैं, गोलगप्पे हैं, लेकिन साथ ही बर्गर भी है, साथ ही नूडल्स भी है, चाउमीन भी है। तो ये सभी चीजें हमें मिश्रित भोजन में एक साथ मिल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि इन सभी चीजों के सामने रहने पर कभी कभी हम विपरीत प्रकार के भोजन को भी ग्रहण कर लेते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जबकि मिश्रित संस्कृति हमें ये अवसर देती है कि हम उसमें से सही भोजन का अपने लिए चुनाव करें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। और लेखक बताते हैं कि यह मिश्रित संस्कृति इतनी चल पड़ी है कि इसके और अधिक आगे बढ़ने की संभावना है। तो लेखक चाहते हैं कि हम समय समय पर अब इसकी जांच करते रहें और खान पान के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब इसी के साथ जान लेते हैं फास्ट फूड यानी आधुनिक शैली या जंक फूड के बारे में। जैसा कि मैंने कविता में अभी अभी बताया कि जंक फूड दुश्मन है बच्चों, सेहत नहीं खराब करो। तो ये जो जंक फूड है या फास्ट फूड है, हम इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, खास तौर से बच्चों के लिए। देखिए, इसे जंक फूड भी हम कहते हैं जिसके खाने का कोई फायदा नहीं होता है। इसका सबसे बुरा प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ता है या उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके दिमाग पर भी बुरा असर डालते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन आदि की मात्रा ना के बराबर होती है। यदि इसमें कुछ होता है तो वो होता है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल हमारे खून को गाढ़ा बनाता है, जिससे हृदय गति रुकने का यानी हार्ट अटैक होने की संभावना, मोटापा बढ़ने की संभावना, डायबिटीज होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आप जान चुके हैं कि जंक फूड या फास्ट फूड हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अब पाठ का सारांश, पाठ के सभी शैलियों के बारे में, भोजन की शैलियों के बारे में हम अच्छी तरह जान चुके हैं। अब आइए कुछ प्रश्नों पर हम विचार करते हैं और जानते हैं कि आपने पाठ से कितना सीख लिया है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमियां क्यों आईं? तो आप पाठ को यदि ध्यान से सुने हैं तो आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि स्थानीय व्यंजन को बनाने में कमी क्यों आई, क्योंकि उसको बनाने की प्रक्रिया जटिल थी, उसको बनाने में समय अधिक लगता था। आज की कामकाजी महिलाएं
के पास इतना समय नहीं होता कि लंबी प्रक्रिया वाले व्यंजनों को वो तैयार कर सकें। उसके अलावा कुछ व्यंजनों को बनाने में बहुत खर्च अधिक पड़ता है, जिससे आज की महंगाई में उसे बनाना आसान नहीं है। उसको बनाने के लिए लोगों को 4 बार सोचना पड़ता है। इसके साथ ही मिश्रित संस्कृति आ जाने से लोगों ने स्थानीय भोजन के महत्व को कम कर दिया, उसको खाना कम कर दिया, इसलिए उसकी लोकप्रियता में कमी आई। दूसरा प्रश्न है हमारा, खान पान की मिश्रित संस्कृति का चलन क्यों बढ़ा? तो आपने बहुत अच्छी तरह भी समझा है, आप उत्तर जानते हैं, बता भी सकते हैं कि मिश्रित संस्कृति का चलन क्यों बढ़ा। क्योंकि इसमें विविध प्रकार के व्यंजन एक साथ परोसे जाते हैं और इसमें हम अपने मनपसंद भोजन को खा सकते हैं। किसी एक भोजन को खाकर हम बोर भी नहीं होते हैं। स्वाद हमारा अलग अलग तरह का मिलता रहता है, इसलिए मिश्रित संस्कृति तेजी से बढ़ने लगी। ऊपर से जो आधुनिक भोजन है, जो नए प्रकार के व्यंजन हैं, विदेशी व्यंजन हैं, उनको बनाना आसान है, उनको बनाने में समय कम लगता है। उनके बनाने की विविध विधियां आसानी से पत्र पत्रिकाओं द्वारा, यूट्यूब द्वारा मिल जाती हैं, जिससे महिलाएं इन्हें बनाना अधिक पसंद करती हैं। इसलिए मिश्रित संस्कृति का चलन बढ़ गया। अगला प्रश्न है हमारा कि मिश्रित शैली की क्या कमियां हैं? तो ये प्रश्न भी आप बच्चों समझ गए हैं कि मिश्रित संस्कृति की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें हमें बहुत सारे व्यंजन एक साथ, आपने देखा होगा कि शादी पार्टी में हर तरह के दक्षिण भारतीय व्यंजन, उत्तर भारतीय व्यंजन, सभी तरह के व्यंजन होते हैं और हम अपनी थाली में सब कुछ एक साथ परोस लेते हैं, जिससे कि किसी भी एक व्यंजन का शुद्ध स्वाद क्या होता है ये हम नहीं जान पाते और पूरा ही व्यंजन जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी कभी कभी खराब हो जाता है। लेखक ने स्पष्ट बताया है कि हम इस संस्कृति में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कभी भी विपरीत प्रकृति के भोजन को एक साथ न लें। तो मिश्रित संस्कृति की यही कमी रही। दूसरी कमी यह रही कि मिश्रित संस्कृति के आने से हमारे स्थानीय भोजन का, हमारे स्थानीय जो भी शैली है पारंपरिक भोजन की, उसका प्रभाव कम हो रहा है, वो हमारे संस्कृति से लुप्त हो रही है। तो आइए, पहला प्रश्न है कि घर के भोजन और बाजार के फास्ट फूड में से आपको कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों? दूसरा प्रश्न जो आपको करना है कि खान पान के निर्माण से लेकर भोजन ग्रहण करने तक की प्रक्रिया में स्वच्छता तथा साफ सफाई की जो जो बातें ध्यान देने योग्य हैं उन्हें भी आपको लिखना है। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है कि आपको जो व्यंजन अधिक स्वादिष्ट लगता हो उनके निर्माण की विधि लिखकर उसका चित्र भी बनाना है। और सबसे आखिरी प्रश्न कि फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक? आपने अभी फास्ट फूड के बारे में आज जाना है, तो उस पर आपको 10 पंक्तियां लिखनी है। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगले प्रकरण पर अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।